टिहरी के प्रमुख मेले सबसे पहले लिख दो मोड़ मेला, ये फेमस है यहाँ का। मच मोड़ मेला भी कहा जाता है इसको, मच मोड़, ठीक है, मोड़ मेला है जी। मच मोड़ मेल कहाँ लगता है? जौनपुर में, और जौनपुर कहाँ है? टिहरी में, ठीक है। मच मोड़ मेला मछली पकड़ने का एक उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या कह रहे? नहीं, मच मोड़ मेला, हाँ वही है, अलगाड़ नदी पर लगता है। जौनपुर देहरादून से ही टच है थोड़ा, ठीक है। देहरादून, उत्तरकाशी, इनसे टच है जौनपुर। लगता ऐसा है कि देहरादून में होगा। मच मोड़ मेला कहाँ लगता है? मोड़ मेला टिहरी में, ठीक है, जौनपुर में। फिर इसके बाद रणभूत कौथिक, रणभूत कौथिक मेला, रणभूत कौथिक मेला, इसमें भूत नृत्य किया जाता है टिहरी में। रणभूत कौथिक मेला टिहरी में है और भूत नृत्य किया जाता है। भूत नृत्य, बस भूत से बन के और फिर नृत्य करते रहो, ठीक है। फिर केला पीर मेला, केला पीर मेला यहाँ का इम्पोर्टेंट लगा दिया इसको, है जी। केला पीर मेला टिहरी का है, बूढ़ा केदार में लगता है, ठीक है, बूढ़ा केदार में ही लगता है, ये लिख देना। बूढ़ा केदार कहाँ है? ठीक है, केला पीर मेला बूढ़ा केदार में लगता है। केला पीर, अच्छा, बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन ये, घनसाली नहीं पूछ रहा हूँ, बूढ़ा केदार पूछ रहा हूँ। बूढ़ा केदार में बालगंगा और धर्मगंगा दोनों नदियों का संगम होता है, और घनसाली में बालगंगा और बिलंगना का, ठीक है। अगर पर्सन ये भी पूछे धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है? धर्मगंगा किसकी सहायक नदी है? बालगंगा की सहायक नदी है, बूढ़ा केदार में मिल जाती है। बूढ़ा केदार कहाँ है? टिहरी में। केला पीर मेला हो गया, है जी, केला पीर मेला। अच्छा, कुंजापुरी मेला लिखू क्या? यहाँ लिखने की जरूरत है। कुंजापुरी विकास मेला, कुंजापुरी मंदिर कहाँ है? टिहरी में, ठीक है। सुरकुंडा का मेला गंगा दशहरे में लगता है टिहरी में, ठीक है, गंगा दशहरे में लगता है ना। गंगा दशहरा का एकमात्र मेला जो सिद्धपीठ में लगता है किसी में, ठीक है, सुरकुंडा देवी के मेला। नाग टिब्बा कहाँ है? टिहरी में। नाग टिब्बा का मेला कहाँ लगेगा? फिर टिहरी में लगेगा। राज राजेश्वरी का एक मेला है, वो यहीं लगता है, ठीक है। आप यहाँ लिखो तिलका देवी का मंदिर, तिलका देवी का मेला, तिलका देवी मेला, ये नाग टिब्बा क्षेत्र में लगता है, नाग टिब्बा क्षेत्र में। तिलका देवी का मेला नाग टिब्बा क्षेत्र में लगता है, ठीक है। राज राजेश्वरी मेला लिख लो, राज राजेश्वरी मेला, राज राजेश्वरी मेला, ठीक है, टिहरी का है। कौन कौन से मेले हुए? मोड़, रणभूत, केला पीर, तिलका देवी, राजेश्वरी, ठीक है। कुंजापुरी ये तो है ही है, ये तो अपने इनके मंदिर के नाम से ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अपने मंदिर याद कर रखे तो कुछ तो मेले तो ऐसे याद हो जाएंगे। एक लिखो टिहरी विकास मेला, विकास मेला, ये लिख दो। विकास मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? टिहरी में, ठीक है।
टिहरी विकास मेला लिखा हुआ आ गया तो फिर तो वैसे ही टिहरी में होगा, है जी। ये हुए क्यूसर मेला। क्यूसर मेला इंपॉर्टेंट है भैया, क्यूसर मेला लिखो जरा, क्यूसर मेला, क्यूसर मेला, ठीक है। मौन रणभूत केलापीर तिलका देवी राजेश्वरी क्यूसर मेला, ठीक है। और विकास मेला टिहरी का। ऐसे ही अभी एकदम उत्तरकाशी के साथ में याद कर लियो घर जाके सीखे, फिर आप इन्हें अलग अलग करना सीख जाओगे। बूढ़ा केदार किन नदियों के पास स्थित है? बाल गंगा और धर्म गंगा के बीच स्थित है, संगम पर स्थित है, ठीक है। सेंतुरा देवी का मंदिर, ये भी यहीं टिहरी में लगता है। सेंतुरा देवी का मंदिर मेला, ठीक है। लिखना चाहते हो लिख लो, इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। सेंतुरा देवी का मेला, लेकिन मंदिर यह आ सकता है सेंतुरा देवी के, ठीक है। ये लिख लेना। देखो केम्प्टी फॉल के बारे में लिखते हैं हम। केम्प्टी फॉल कहाँ है? केम्प्टी फॉल कहाँ है? मसूरी में है। केम्प्टी फॉल की ऊंचाई कितनी है? 14 मीटर। केम्प्टी फॉल की ऊंचाई कितनी है? 14 मीटर। केम्प्टी फॉल को विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय किसे जाता है? केम्प्टी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय जॉन मैकिनन को जाता है, जो मसूरी के पिता कहलाते हैं, मसूरी के जनक कहलाते हैं। जॉन मैकिनन, जॉन मैकिनन को क्या कहा जाता है? मसूरी के जनक, ठीक है। मसूरी के जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकिनन। 14 मीटर ऊंचाई, ठीक है। वो गुफाएं सबसे पहले लिखो विश्वनाथ गुफा। विश्वनाथ गुफा, और विश्वनाथ गुफा ने इसमें, इस गुफा में शंकराचार्य ने तपस्या की थी, ठीक है। विश्वनाथ गुफा में गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। गुरु शंकराचार्य ने विश्वनाथ गुफा में तपस्या की थी, ठीक है। लिख दिया। एक यहीं पे लिख दियो विशिष्ट गुफा। विशिष्ट गुफा भी कहाँ है? टिहरी में। गर्भ जोन, गर्भ जोन गुफा भी कहाँ है? टिहरी में। संडे लग रहा था तुम्हें आज? आज विशिष्ट गुफा, गर्भजोन गुफा और विश्वनाथ गुफा कहाँ है? टिहरी में। एक शंकर गुफा है। शंकर गुफा कहाँ है? लिख देना टिहरी में। शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी में स्थित है, ठीक है। शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी में। देखो 4 तो होगी गुफाएं, कौन कौन सी? विश्वनाथ गुफा, विशिष्ट गुफा, गर्भजोन गुफा और शंकर गुफा। चारों की चारों मेन है, ठीक है। इसके बाद भाई शुभम किधर चल रही क्लास? बेटा इधर बैठ जा। फिर शिवकुंड, शिवकुंड कहाँ स्थित है? शिवकुंड, शिवकुंड कहाँ है? टिहरी में। लिख दो, बस यही लिख दो। शिवकुंड कहाँ है? टिहरी में। और देखो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हुआ था, है जी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हुआ। इससे पहले
जस्ट यहाँ पर ब्रह्मकुंड है। अगर पर्सन ये पूछे ना ब्रह्मकुंड कौन सी नदी के पास है, कौन सी नदी के पास बताओगे? इधर से कौन सी आ रही थी? भागीरथी। इधर से कौन सी आ रही थी? अलकनंदा। ब्रह्मकुंड किस नदी के पास है? भागीरथी। ठीक है। और इधर है वशिष्ठ कुंड। इधर कौन है? वशिष्ठ कुंड। ठीक है। वशिष्ठ कुंड किस नदी के पास हो गया? अलकनंदा। ब्रह्मकुंड भागीरथी के पास और वशिष्ठ कुंड अलकनंदा के पास। दोनों कुंड कहाँ है? टिहरी में। ठीक है, आई बात समझ में? देवप्रयाग लिख दियो, टिहरी लिख दियो, कोई बात नहीं, जिला पूछा गया तो। ठीक है, देवप्रयाग के पास स्थित है ना। अच्छा, ये विशिष्ट नहीं है, वशिष्ठी। कभी आप वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड कहाँ है? टिहरी। आई बात समझ में? उन्हीं के नाम पर बनाई हुई है, वशिष्ठ ऋषि के नाम पर। ठीक है। इसके बाद देखो, अब हम लिखते हैं कुछ आंदोलन यहाँ के। टिहरी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे? टिहरी के प्रमुख आंदोलन, मेले लिखे, गुफा लिखी, कुंड लिखे। अब लिखेंगे प्रमुख आंदोलन। टिहरी के प्रमुख आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन। सबसे मेन रक्षा सूत्र आंदोलन। पेड़ों की रक्षा के लिए एक आंदोलन चलाया था 1994 ईस्वी में। कब चलाया था? 1994 ईस्वी में सुरेश भाई ने। किसने चलाया? सुरेश भाई। ठीक है। सुरेश भाई ने रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था 1994 में। ठीक है। वनों की समस्या ज़्यादा होती थी यहाँ से उत्तराखंड में ना, इसलिए रक्षा सूत्र आंदोलन भी किससे संबंधित है? पेड़ों से, वनों से। ठीक है। एक कुंजनी वन आंदोलन है, कुंजनी वन आंदोलन। क्या होगा? सुरेश, सुरेश लिखना बेटा। ठीक है। मैं पता नहीं क्या क्या लिखता हूँ यहाँ से, शब्दों पर ध्यान दिया करो। हैं कुंजनी वन आंदोलन, ये है 1904 का। कुंजनी वन आंदोलन ये 1904 का है और ये चलाया था डॉक्टर अमर सिंह ने। डॉक्टर अमर सिंह ने चलाया था ये। रक्षा सूत्र आंदोलन सुरेश भाई का और कुंजनी वन आंदोलन अमर सिंह का। बंटा जल आंदोलन किसका था? आकाश। बंटा जल आंदोलन, बहुत बढ़िया नाम लिखवाया था कल, बड़ा सुंदर नाम था, बंटा जल आंदोलन। ठीक है। भुवनेश्वरी आश्रम, महिला आश्रम की स्थापना की थी, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की। पशु बलि पर भी लोग रोक लगाई थी चंद्रपत्नी मंदिर में। स्वामी मनमंथन, ये सारे बोल रहे, तू ही नहीं बोल रहा है। जब बोलने को कहे तब बोलते नहीं है क्या? बंटा जल आंदोलन किसका है? मनमंथन, स्वामी मनमंथन का। ठीक है। चलो, हो गया। तिलाड़ी आंदोलन हुआ था ना, यहाँ लिखने की जरूरत है उसे, बस ये लिख दो। तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 का। तिलाड़ी आंदोलन या तिलाड़ी कांड, जिसे नहीं पता वो पढ़ेगा आज आगे क्यों हुआ था तिलाड़ी कांड। ठीक है, मैं कई बार बता दिया ये मैंने। 30 मई 1930 में चक्रधर जुयाल का नाम आता है इसमें, बेटा लिखा 30 मई 1930। चलिए, ये हुए आंदोलन कुछ। कौन कौन से हुए आंदोलन? रक्षा सूत्र, कुंजनी वन, तिलाड़ी। और भी बहुत से आंदोलन हैं जो इतिहास के हैं। सकलाना विद्रोह, सकलाना विद्रोह, सकलाना आज़ाद पंचायत का गठन, कीर्ति नगर आज़ाद पंचायत का गठन,
टिहरी में आज़ाद पंचायत का गठन, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन है। प्रतापनगर का पुराना नाम क्या है बेटा रोहित? प्रतापनगर का ढांगधार, ठीक है। नरेंद्र नगर का ओडाथली, प्रतापनगर का ढांगधार, कीर्तिनगर का बिसोली गांव, ठीक है। कीर्तिनगर का है बिसोली गांव, ठीक है जी। अब लिखो जरा, टिहरी में आयोजित की जाने वाली यात्राएं। टिहरी में आयोजित की जाने वाली प्रमुख यात्राएं हैं खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ठीक है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा लिख लेना। खतलिंग इस यात्रा को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। ये है फेमस वो, ठीक है। ये फेमस है, ये प्रसिद्ध है। मैंने बताया, पहले भी बता दिया कि अगर प्रश्न आया ना दोनों ऑप्शन में हुए तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को ही 5वां धाम सही मायने में कहा जाता है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को 5वां धाम कहा जाता है। वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जिले में हो रही थी? उत्तरकाशी में। और खतलिंग रुद्रा देवी टिहरी में। देखो, ये खतलिंग से भृगु गंगा तक जाती है। खतलिंग से कौन सी नदी तक जाती है? भृगु गंगा तक। खतलिंग से भृगु गंगा तक ये यात्रा जाती है। इसे 5वां धाम की संज्ञा दी गई, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? सुरेंद्र सिंह पांगती और इंद्रमणि बड़ोनी, दोनों ने इसकी खोज की थी। जिसे नहीं पता वो लिख लेगा। खतलिंग ग्लेशियर है ना, अगर प्रश्न पूछा खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? इंद्रमणि बड़ोनी ने और सुरेंद्र सिंह पांगती ने, ठीक है। पांगती लिख देना, सुरेंद्र सिंह पांगती। इस ग्लेशियर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग दिखाई देता है। इस ग्लेशियर में विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि इसी ग्लेशियर में है वो प्राकृतिक शिवलिंग, ठीक है। ऐसे तो अमरनाथ गुफा में भी प्राकृतिक शिवलिंग बनता है बर्फ से, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कहाँ बनता है? खतलिंग में। खतलिंग में विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग। क्या नहीं, कोटेश्वर अलग है। कोटेश्वर अलग है, ये बर्फ से इस ग्लेशियर के अंदर ही बनता है। ये भी तो ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और यात्रा होती है यहाँ पर, पवाली कांठा से केदार यात्रा। पवाली कांठा से कहाँ जाएंगे? केदारनाथ जाएंगे। इसे पवाली कांठा केदार यात्रा कहा जाता है। लेकिन मैंने याद करने के लिए आपको लिख दिया, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग तक जाते हैं, ठीक है। पवाली कांठा से केदारनाथ यात्रा फेमस कौन सी इनमें? फेमस ये खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है जी। इसके किलोमीटर है 29 किलोमीटर, ऊपर के चेक करना, ठीक है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ठीक है। चलो, 2 यात्रा हुई। रुद्रा देवी खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी में आयोजित की जाती है और इंद्रमणि बड़ोनी और सुरेंद्र पांगती ने इसकी खोज की थी
किसकी? कतलिंग ग्लेशियर की। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब लिखो जरा, टिहरी में यूरेनियम उत्पादक के संकेत मिले। टिहरी में यूरेनियम उत्पादक के संकेत मिले। वनों से संबंधित कुछ खनिज संपदा संबंधित पर्सन है। ठीक है, यूरेनियम उत्पादक के संकेत किस जिले में प्राप्त हुए? टिहरी में। एक और पर्सन, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ वन या सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? टिहरी में। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ टिहरी जिले में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा वन तो पौड़ी में, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन उत्तरकाशी में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ मिलेगी? टिहरी। ठीक है, खुले वन और सबसे ज़्यादा सघन वन सबसे ज़्यादा है नैनीताल में। सबसे ज़्यादा डेंस वन कहाँ पाए जाते हैं? डेंस फॉरेस्ट नैनीताल। ठीक है, जैसे ही जिला पढ़ेंगे आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्या लिखा? सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अब लिखो, हाँ, दूसरा सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा था? या राष्ट्रीय राजमार्ग? 707। पहला कौन सा था? 7। NH7 सबसे बड़ा और 707 दूसरा सबसे बड़ा। वो टिहरी से होके जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न ये है किस जिले में, किस स्थान पर 5 चौराहे वाला रास्ता है या 5 रास्तों वाला चौराहा है? लिख लेना, टिहरी में। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 5 रास्तों वाला चौराहा। 5 रास्तों वाला चौराहा पाया जाता है टिहरी में। 5 रास्तों वाला चौराहा टिहरी में पाया जाता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब लिखो संस्थान, शिक्षा के संस्थान कौन कौन से हैं यहाँ? एक तो लिखो पहले ही शोध संस्थान लिखना। शोध संस्थान लिखना सबसे पहले, कौन कौन से हैं यहाँ से, और प्रशिक्षण एकेडमी कौन कौन सी है। ठीक है, शोध संस्थान में हिमालय नक्षत्र और आजकल पेपर में छा रहा है जो मॉडल पेपर बन रहे ना, प्रैक्टिस सेट, हिमालय नक्षत्र क्वेश्चन। ये हिमालय नक्षत्र का मुख्यालय कहाँ है? हिमालय नक्षत्र शोध केंद्र कहाँ है? देवप्रयाग में। टिहरी में पूछेगा कहाँ है तो कहाँ बताओगे? देवप्रयाग में। यह स्थापित हुआ था 1946 ईस्वी में, जब तक टिहरी को भारत में शामिल भी नहीं किया गया था। हिमालय नक्षत्र शोध केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1946 में चक्रधर जोशी ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न बन सकता है, हिमालय नक्षत्र शोध केंद्र या हिमालय नक्षत्र केंद्र कहाँ है? देवप्रयाग। स्थापित 1946 में हुआ था और चक्रधर जोशी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आई बात समझ में? चक्रधर जुयाल नहीं कह रहा, चक्रधर जोशी। चक्रधर जुयाल कहाँ ऐसे काम कर सकता था? चक्रधर जुयाल तो गोली चलाने वाला था, है? ठीक है, इसके बाद लिखो पुलिस प्रशासनिक एकेडमी, नहीं ऐसे लिखना, पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। प्रशिक्षण लिखना, प्रशासनिक नहीं। पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी नरेंद्र नगर में स्थापित है। कहाँ है? नरेंद्र नगर में।
2011 में स्थापित हुई थी। पुलिस का प्रशिक्षण जो देती है, पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित एक एकेडमी है, स्थापित कब हुई? 2011 में। ठीक है, कहाँ पर? नरेंद्र नगर में। ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे हम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। उसका नाम चेंज हुआ था, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय 2012। ठीक है, लिख लेना, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। ठीक है, अब ये कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, संस्थान खत्म हो गए। ठीक है, एक संस्थान हो रहा है, उसे भी लिखवाऊंगा मैं, लेकिन अभी ये लिखो, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का पुराना नाम था दीनदयाल विश्वविद्यालय, बस केवल दीनदयाल उपाध्याय नहीं, दीनदयाल विश्वविद्यालय। ठीक है, दीनदयाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका नाम श्रीदेव सुमन कब कर दिया? 2012 में। ये लिख लेना जरूर, इसका नाम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय रखा गया 2012 में। ठीक है, हो गया। अरे इतना डीपली नहीं पूछता कोई, कहाँ सी है, लेकिन स्थापना जरूर याद रखना। ठीक है, बेसिक पर्सन तो सारे पढ़ दो, नहीं तो ये उत्तराखंडी पूरा करना भारी हो जाएगा। ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे अपने आप। ठीक है, अब लिखो सेमियर नाट्य क्लब, इम्पोर्टेंट लगा दियो। जैसा हिमालय नक्षत्र केंद्र पर हमने इम्पोर्टेंट लगाया, ऐसे ही सेमियर वाले पर, सेमियर नाट्य क्लब, सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना। सेमियर नाट्य क्लब, सेमियर सुना कौन थे? सेमियर इतिहास से जुड़े हुए हैं और नरेंद्र शाह से जुड़े हुए हैं। सेमियर, नरेंद्र शाह जब छोटे थे तो उस समय संरक्षण समिति का गठन किया गया था। गुलेरिया रानी ने शासन करने से मना कर दिया था और संरक्षण समिति का गठन किया अंग्रेजों के द्वारा। उसके पहले अध्यक्ष थे सेमियर। नरेंद्र शाह की संरक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे? सेमियर। ठीक है, याद रखना है। सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में हुई थी और ये उमादत्त उनियाल ने की थी। ठीक है, या भवानी दत्त उनियाल, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो जरा, सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में भवानी दत्त उनियाल ने की थी। ठीक है, भवानी दत्त उनियाल ने की थी, लिख दिया, इंपोर्टेंट है। सेमियर नाट्य क्लब। देखो, नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? नरेंद्र शाह 1919 से शुरू होगा भैया। ठीक है, इससे पहले संरक्षण समिति शासन कर रही थी 1913 से 1919 तक। ठीक है, आई बात समझ में? ये वही संरक्षण समिति है जिसके अध्यक्ष कौन थे पहले? सेमियर। मतलब देखो, अंग्रेजों ने अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर दिया था और एक माता थी राजलक्ष्मी। ठीक है, याद आया कुछ? उन्हें कोई उपाधि दी और अपने हाथ में ले लिया शासन। ठीक है, सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में हुई थी। ठीक है,
नरेंद्र शाह एक ऐसे शासक थे, नरेंद्र शाह को शेर शाह सूरी कहा जाता है। इनके शासनकाल में जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो कुमाऊं कमिश्नर भी यहाँ पहुँचे थे, कुमाऊं कमिश्नर भी यहाँ पहुँचे थे और परसिविंडम, और तभी इन्हें उपाधि दे दी थी, ठीक है, नाइट कमांडर। कौन सी उपाधि दी थी? आई बात समझ में है जी? हाँ, लेफ्टिनेंट का पद दे दिया था इन्हें। लेफ्टिनेंट का पद पाने वाले नरेंद्र शाह सबसे पहले थे, ठीक है। KCSI या ये KC, इनकी बात नहीं कर रहे हम। मैं किसी में मिली थी कीर्ति शाह को सबसे पहले, लेफ्टिनेंट बना दिया था इन्हें, ठीक है। चलो, नरेंद्र शाह के बारे में पढ़ना, टिहरी रियासत के बारे में पढ़ना। टिहरी रियासत तो पूरा का पूरा मैंने उसमें YouTube पर डाल रखा, एक 7वां पार्ट नहीं डाला, नहीं तो सारा का सारा 6 के 6 पार्ट डाल रखे YouTube पर, देखना जाके। बताओ। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की। यहाँ पर उत्तराखंड टिहरी के प्रमुख व्यक्तित्व, और ये टॉपिक भी बढ़िया है। इसमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे टिहरी में जो पढ़ने लायक हैं। केवल श्रीदेव सुमन नहीं, यहाँ पर विश्वेश्वर दत्त सकलानी भी थे, यहाँ पर गोपाल सिंह राणा भी थे, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पर लीलाधर जगूड़ी भी थे, वीरेन डंगवाल भी थे यहीं के, ठीक है। सबसे पहले लिखो इंद्रमणि बड़ोनी। इंद्रमणि बड़ोनी किस जिले से था? क्या हुआ? इंद्रमणि बड़ोनी लिख दिया। इंद्रमणि बड़ोनी मरोंडा गांव के थे, मरोंडा गांव टिहरी में। आई बात समझ में? मरोंडा गांव के थे। कौन थे? इंद्रमणि बड़ोनी। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924, ठीक है। अच्छा, मरोंडा गांव से कोई और समय? सुंदरलाल बहुगुणा है मरोंडा गांव से। ये जखोली में लिख देना, जखोली लिख लेना। जखोली, अखोली गांव और जखोली विकासखंड, ठीक है, लिख लेना। अखोली तो था गांव और जखोली विकासखंड। और केदार नृत्य से संबंधित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चौफला, केदार नृत्य या चौफला नृत्य के ये प्रसिद्ध कलाकार थे। इंद्रमणि बड़ोनी शुरू में इसी पेशे से जुड़े हुए थे। कौन से? केदार नृत्य से, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। वे किस नृत्य से जुड़े हुए थे? कौन से अखबार में सबसे पहले इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा था? इंद्रमणि बड़ोनी को उत्तराखंड का गांधी अमेरिकन अखबार था, ठीक है, लिख देना। अमेरिकन अखबार पूरा लिख देना। अमेरिकन अखबार में सबसे पहले इनका नाम उत्तराखंड गांधी या उत्तराखंड का गांधी लिया गया था, ठीक है। उत्तराखंड का गांधी किस अखबार में? अमेरिकन अखबार था, ठीक है उसका। अब इसके बाद लिखो इंद्रमणि बड़ोनी ने अनशन भी किया था। कब? 1994 ईस्वी, ठीक है। 1994 ईस्वी में अनशन किया था, ठीक है। फिर और लिखना
26 जनवरी जो परेड थी 1956 की, उनमें भी 26 जनवरी में 1956 में इन्होंने केदार नृत्य किया था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में, 26 जनवरी 1956 की गणतंत्र दिवस की परेड में इन्होंने केदार नृत्य किया था। बस क्या पॉइंट है, 1956, 26 जनवरी 1956 की गणतंत्र दिवस की परेड में, ठीक है। ये पढ़े थे विधायक, सांसद नहीं बने, ठीक है। देव प्रयाग से विधायक थे। क्या लिखेंगे, इंद्रमणि बड़ोनी कौन से गांव से, कब हुआ था जन्म, 24 याद रहेगा है, 24 दिसंबर 1924 में, ठीक है। केदार नृत्य चौफला से संबंधित है, केदार नृत्य या चौफला नृत्य से संबंधित है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत हैं इसके लिए, ठीक है। चाहे ये याद करो या ना करो, इतना 1% है इसका। 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है इनकी जन्म दिवस पे। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, लिखो जल्दी। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस इंद्रमणि बड़ोनी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ये प्रमुख व्यक्तित्व वाला क्वेश्चन है ना, जो ये बनेगा। उत्तराखंड का कोई सा भी पेपर हो, प्रमुख व्यक्तित्व का क्वेश्चन जरूर आएगा, कभी भी बनेगा। और व्यक्तित्व से ही जुड़े हुए हैं सारे पर्सन ये, ठीक है। 1994 में अनशन श्रीनगर में एक नृत्य किया था। ये चाहे लिखो या ना लिखो, लेकिन ये पता होना चाहिए इंद्रमणि बड़ोनी के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस, केदार नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अब लिखो जरा, अब लिखो लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी आजकल के जो पेपर है उनके लिए इम्पोर्टेंट है लीलाधर जगुड़ी, क्योंकि इन्हें भी व्यास सम्मान मिला था 2018 में हिंदी में। लीलाधर जगुड़ी का जन्म हुआ था 1944 में, ठीक है। लीलाधर जगुड़ी का जन्म कब हुआ, इंद्रमणि बड़ोनी का जन्म कब हुआ, 24 दिसंबर 1924 में, लीलाधर जगुड़ी का 1944 में। बस यही याद रख लेना इसमें तो, ठीक है। और लीलाधर जगुड़ी को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। किस पुस्तक के लिए मिला था, किस पुस्तक के लिए मिला था, लिखो। 1997 में इन्हें 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और पुस्तक थी अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद किसकी पुस्तक है, लीलाधर जगुड़ी की, ठीक है। अब पर्सन इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगले वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है इसका। 2018 में इन्हें व्यास सम्मान मिला, 2018 में इन्हें व्यास सम्मान मिला। और भैया ये पुस्तक किस पुस्तक के लिए मिला था, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, लिख लेना। क्या हुआ, व्यास सम्मान 28वें नंबर का था ये।
लिख दिया। व्यास सम्मान कौन देता है बेटा? व्यास सम्मान कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन, अभी बताया था, सरस्वती और व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन 1991 में शुरू हुए थे ये सम्मान। ठीक है, हो गया। अब लिखो जरा इसकी कुछ पुस्तकें और हैं, लिखो। पुस्तक है बची हुई पृथ्वी। ठीक है, पुस्तकें लिखो, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द किसकी रचनाएं हैं? लीलाधर जगूड़ी की। ठीक है, 5 बेटे नाटक है इसका। ठीक है, बची हुई पृथ्वी और घबराए हुए शब्द। एक लिखो रचना इसकी, रचना लिखो फटाफट। ये रात अभी मौजूद है, रात अभी मौजूद है, लिख दिया है जी। हाँ, घबराए हुए शब्द, महाकाव्य के बिना। एक और रचना लिखना है, महाकाव्य के बिना, महाकाव्य के बिना। ये रचनाएं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए लेखक है ना, वे सारे आएंगे। ठीक है, लिखो जरा। 5 बेटे नामक इसका नाटक भी है एक। 5 बेटे नामक इसका नाटक है एक। ठीक है, 5 बेटे किसका नाटक है? लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी को का जन्म कब हुआ? डायरेक्ट सन पूछ लेता है। महादेवी वर्मा का पूछा था किस सन में पैदा हुई थी? 1907 में। लीलाधर जगूड़ी 1944 में। 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अनुभव के आकाश में चांद। और 2018 में इन्हें व्यास सम्मान मिला। ठीक है, 1997 में क्या बताया मैंने? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2018 में व्यास सम्मान मिला। जितने लोग उतने प्रेम के लिए। बचे हुए जो शब्द है ना, वो किससे संबंधित है? लीलाधर जगूड़ी। देखो कैसे, बची हुई, क्या लिखा था अभी? बची हुई पृथ्वी और रात अभी बची हुई है या मौजूद है। तो ये दो तो किसके लिए हो गए? लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, रात अभी मौजूद है, रात और बची हुई पृथ्वी। समझ नहीं रहे? ट्रिक बताना चाह रहा मैं यहाँ। क्या बताना चाह रहा? ट्रिक कौन सी? जहाँ पर बचे हुए बाकी शब्द या बाकी कुछ रह रहा हो, वो किसकी है? लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, और ट्रिक लगा के तभी याद होती हैं चीज़ें। महाकाव्य के बिना। और एक और कौन सी रचना है इसकी? घबराए हुए शब्द, लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, फिर इसके बाद 5 बेटे इसके नाटक हैं। अब लिखो वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल। इंद्रमणि बड़ोनी हुआ, जन्म याद रखना, कहाँ हुआ, सब कुछ है। लीलाधर जगूड़ी, अब लिखना वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था 1947 में। ठीक है, 1947 में वीरेन डंगवाल भी आज़ाद हो गया था। ठीक है, वीरेन डंगवाल की एक सबसे बढ़िया पुस्तक है दुष्ट चक्र में सृष्टा। दुष्ट चक्र में सृष्टा, ऐसे दुष्ट चक्र में सृष्टा। ये पुस्तक किसकी है भैया?
वीरेन डंगवाल की। इन्हें इस पुस्तक के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वीरेन डंगवाल को 2004 में इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, ठीक है। और रचनाएं कौन कौन सी हैं लिखो। इसी दुनिया में, कवि ने कहा, शाही ताल, सारे ये एक साथ ही कोमा लगा कर लिखना, एक साथ नहीं लिखना, कभी एक साथ लिख लो, लेकिन याद एक साथ कर लेना। इसी दुनिया में कवि ने कहा शाही ताल, शाही ताल, शाही ना लिख दियो। इसी दुनिया में कवि ने कहा शाही ताल, किसकी है? वीरेन डंगवाल की। लीलाधर जगूड़ी हो गया, वीरेन डंगवाल हो गया, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उत्तराखंड के पेपर के लिए सहूलियत यही है कि जो सिलेबस में दिए हैं आपके, वे सारे उनकी रचनाएं वगैरह तो हिंदी के लिए याद कर लो। ठीक है। लेकिन उत्तराखंड के लिए तो उत्तराखंड के सारे प्रमुख व्यक्तित्व देखने पड़ेंगे। लिखो हरिकृष्ण रतुड़ी, हरिकृष्ण रतुड़ी, हरिकृष्ण रतुड़ी इतिहासकार थे। सबसे पहले तो ये पॉइंट है इसका, हरिकृष्ण रतुड़ी क्या है? इतिहासकार थे। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। हरिकृष्ण रतुड़ी शुरू में तो कीर्ति शाह के वजीर थे, फिर नरेंद्र शाह के सलाहकार बने। 1910 में इन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा, ये जरूरी है। 1910 में इन्होंने गढ़वाल का इतिहास पुस्तक लिखी और प्रकाशित हुई 1928 में। ठीक है, प्रकाशित कब हुई? 1928 में। प्रकाशित कब हुई? 1928 में। हरिकृष्ण रतुड़ी टिहरी रियासत से संबंधित है या नहीं है? कीर्ति शाह के वजीर थे, नरेंद्र शाह के सलाहकार बने और फिर गढ़वाल का इतिहास लिख दिया। 1910 में लिखा, प्रकाशित कब हुआ? 1928 में। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा? बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास और गढ़वाल का इतिहास, जिससे अभी याद करने ना, ये दोनों साथ में भी लिख लो। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतुड़ी ने लिख दिया और कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। जिसके याद नहीं है, ये याद नहीं होते तो दोनों को मैच करके पढ़ा करो, कनेक्ट करके पढ़ा करो। जिसके याद नहीं होते ये चीज़ें, ये पुस्तकें वगैरह याद नहीं होती। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, अभी बता रहा हूँ। बताओ, कुमाऊं हिल कहाँ है? कुमाऊं हिल कहाँ है? कुमाऊं हिल कहाँ है? कुमाऊं हिल जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, कभी आप उत्तराखंड के कोई से ज़िले में ढूंढते रहो। ठीक है, कुमाऊं हिल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलो अब लिखो तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला क्या कहा जाता है भाई इन्हें? गढ़वाल का महर्षि, जागरण जोगरण भी कहा जाता है क्या कुछ? क्या कहा? लिखो जरा, तारादत्त गैरोला लिख दिया। तारादत्त गैरोला गढ़वाल का महर्षि लिख देना। जन्म हुआ था 1875 में।
तारादत्त गैरोला, ये उत्तराखंड के इतिहास किससे संबंधित व्यक्ति हैं? वो बढ़िया, गांधी जी के टाइम के, देखो 1875, ठीक है। और गढ़वाल में जन जागरण के अग्रदूत, गढ़वाल में जन जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? गढ़वाल में जन जागरण के अग्रदूत तारादत्त गैरोला है जी, बहुत बड़ा नाम है। तारादत्त गैरोला ही खुद उपनाम की उपाधियों की भंडार है। इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, लिखो जरा, राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, लिख लेना। राय बहादुर की उपाधि दी गई थी 1917 में। ये अंग्रेजों ने दी थी, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि तारादत्त गैरोला, ठीक है। क्या कह रहे हैं? 1917 में तारादत्त गैरोला ने 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है जी, ये लिख रहा हूँ 1917, ठीक है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी भैया? गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसे ही गढ़वाल यूनियन कहा गया। फिर क्या स्थापना 1901 में इनके द्वारा, मतलब इन सदस्यों के द्वारा की गई। तारादत्त गैरोला और साथ में और भी सदस्य थे, ये मेन थे इसमें, ठीक है। गोरेला नहीं, गैरोला, ठीक है। गढ़वाल हितकारिणी सभा, ठीक है। बहुत ही शांति प्रिय संत थे, बस ये समझो, शांति प्रिय लोग थे तारादत्त गैरोला, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंग्लिश की एक पुस्तक है, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू ऑफ कुमाऊं, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू ऑफ कुमाऊं। और मैं ये कह रहा हूँ, प्रमुख व्यक्तित्व हमने पढ़ा भी दिए, जरूरी नहीं है कि ये सीमित है, जरूरी नहीं है सारी बातें बता दी हमने इसमें, ठीक है। पढ़ने अपने आप भी हैं, ये तो ओवरव्यू दे रहे बस, ठीक है। बुक में से पढ़ना जरूरी है, मैं ये कहता हूँ। कोचिंग में कितना भी पढ़ लो आप, अपने आप नहीं पढ़ोगे तो कोई काम नहीं आने का, ठीक है। बुक जिसके पास नहीं है वो ले लो, ठीक है। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू ऑफ डिसीजन ऑफ कुमाऊं, ऐसे लिखना, डिसीजन ऑफ कुमाऊं, डिसीजन छोड़ दिया इसमें। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, ठीक है। कपड़े तो बढ़िया बढ़िया खरीद ले, किताब नहीं खरीदते, दिक्कत या हो जाना दिक्कत, या दिक्कत बहुत बड़ी है। ठीक है, अब लिखो जरा 1921 में एक और बुक लिखी थी इन्होंने, लिखो सदई, सदई बोलते हैं इसको, सदई, ठीक है। लिखो जरा सदई, कब लिखी थी? 1921 में। एक लिखो हिमालय फोकलर, ठीक है, हिमालय फोकलर या फोकलोर भी कहा जाता है इसको। हिमालय फोकलर भी इन्हीं की बुक है, ठीक है। इनका तो रट्टा मार के जाइयो पेपर में और साथ में बुक में पढ़ के जाइए, ठीक है। हिमालय फोकलर किसकी है? तारादत्त गैरोला
ये शेरमन ओकले के साथ मिलकर लिखी थी इन्होंने, शेरमन ओकले के साथ मिलकर पुस्तक लिखी थी ये। हिमालय फोकलर किसके साथ मिलकर लिखी थी? शेरमन ओकले के साथ। और सेदई अपने आप लिखी। और सेलेक्टेड लैंड रिवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, ठीक है, हो गया। चाहे ताल छोड़ देना पढ़ने, लेकिन प्रमुख व्यक्ति जरूर पढ़ के चलो, ठीक है। मैं ये कह रहा ताल छोड़ दियो, प्रमुख व्यक्ति तो ना छोड़ियो। मैंने ये थोड़ा ही कहा बिल्कुल पढ़ो ना, लेकिन प्रमुख व्यक्ति जरूर पढ़ियो, चाहे ताल रह जा, ठीक है। लिखो जरा, अब लिखो कमलेंदुमती साहा। कमलेंदुमती साहा, उनकी भी है कुछ पुस्तकें। कमलेंदुमती साहा टिहरी से पहली सांसद भी बनी थी, उत्तराखंड की पहली महिला सांसद 1952 में। कमलेंदुमती साहा लिख लिया ना। अभी नरेंद्र शाह सुन रहे थे आप। कमलेंदुमती साहा नरेंद्र शाह की पत्नी थी, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, नरेंद्र शाह की पत्नी थी कमलेंदुमती शाह। दो पत्नी थी नरेंद्र शाह के, एक इंदुमती और एक कमलेंदुमती। कमलेंदुमती शाह सांसद बन गई थी 1952 ईस्वी में, और उत्तराखंड की पहली महिला सांसद है। हाँ बेटे, लोकसभा में चुनी गई थी। कार्यकाल कब से कब तक रहेगा इसका, तू ही बता। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, ठीक है। 57 तक ही रहेंगी फिर। आही बात समझ में? हाँ, थोड़ा सा बताया करो। 5 साल बताओ सीधा। लोकसभा कार्यकाल कितना हो? 5 साल। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना हो? 6 साल। कोई कार्यकाल नहीं होता राज्यसभा का। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। मैं बता रहा, थोड़ी सी गलती उन क्वेश्चनों का बंटाधार कर देगी, बेकार कर देगी। उन क्वेश्चनों को आएंगे आसान से प्रश्न, लेकिन अगर सोच के नहीं लगाया आंसर तो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में लगा दिया आंसर, ठीक है। सांसद बनी थी कब? 1952 से, ठीक है। इन्होंने जीवन ज्योति नाम की एक पुस्तक लिखी थी। जीवन ज्योति नाम की एक पुस्तक है। एक अमेरिका के ऊपर पुस्तक लिखी थी, माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका किसकी है? किसकी पुस्तक है? कमलेंदुमती शाह की, ठीक है। और जीवन ज्योति किसकी है? माई इम्प्रेशन, बेटा पूछ लिया करो जहाँ छूट जाता है। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब लिखो जरा श्रीदेव सुमन। पुस्तकें पूछूंगा मैं, बची हुई रात अभी मौजूद है। ठीक है, घबराए हुए शब्द, ठीक है। लिखो जरा श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का जन्म अपने आप लिखो, बताओ। पहले बता रखा, बहुत बार बता दिया। डेट भी लिखनी इसमें। 1975 में फिर टिहरी राज्य के लिए आंदोलन कैसे करेगा ये? श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 में, 25 मई 1916 ईस्वी में, ठीक है। कनेक्ट किया करो बात को, है
टिहरी भारत में मिल गया था कब? 1949 में, और ये 1976 में पैदा करे, इनको दिक्कत हो जाएगी। अब लिखो जरा, ग्राम कौन सा था? जोल। ग्राम कौन सा है? जोल गांव। ठीक है, ग्राम है जोल। कहाँ पड़ता होगा? टिहरी में। ठीक है, पिता थे, लिखो जरा, पिता थे हरिराम बड़ोनी। लिखते रहो फटाफट, अभी खत्म करेंगे ये सारे टिहरी वगैरह को। लिखो, पिता थे हरिराम बड़ोनी और माता थी तारा देवी। माता थी तारा देवी और पत्नी थी विनय लक्ष्मी। ठीक है, पत्नी थी विनय लक्ष्मी। ठीक है, और मूल नाम था श्रीदत्त बड़ोनी। श्रीदेव सुमन का मूल नाम था श्रीदत्त बड़ोनी। गोल करके लिख दियो श्रीदत्त बड़ोनी को, तो आएगा क्वेश्चन। विनय लक्ष्मी भी आया हुआ ये पत्नी का नाम। जो ये सोच रहे ना कि हम ये पत्नी इनकी फैमिली का नाम क्यों लिखवा रहे, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उनके घर बाहर सब पढ़ लेना, घर से बाहर तक। ठीक है, मैं बता रहा, कुछ तो मैं करवा रहा है यहाँ से। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व साथ साथ में एक एक दो दो रोज पढ़ते जाओ अपने आप भी, अलग से दूसरे। ठीक है, क्योंकि जब फिर से रिपीट होगा ना तभी याद होगा, वो तभी याद होगा। ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाते हैं, मुझे पता, ये मिक्स हो जा, कई बार पढ़ने में होंगे याद प्रमुख व्यक्तित्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, क्या लिखा? श्रीदेव सुमन का मूल नाम था श्रीदत्त बड़ोनी। ठीक है, अब लिखो जरा, श्रीदेव सुमन के दो नारे लिखो। तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ठीक है, मोड़ नहीं सकते। तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते। किसने कहा था? श्रीदेव सुमन ने। ये कहा था जेल में। जेल में जब ये अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, तभी इन्होंने ये नारा दिया था। वे कह रहे थे भाई अपने ये अनशन तोड़ ले, भूख हड़ताल ख़त्म कर दे। ठीक है, ये कह रहे थे उत्तरदायी शासन चाहिए मुझे, उत्तरदायी शासन दो तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन देखो, इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी 3 जनवरी 1939 में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? प्रश्न ये, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939। तो जरूर ही याद करना, अगर अच्छी बात रहेगी आप 23 जनवरी भी याद कर लो। ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने 1939 में की थी। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को। ठीक है, हो गया, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर दी है। फिर इन्हें कुछ दिन बाद, पूरा लिख नहीं रहे इतिहास, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1943 के आसपास, और 3 मई 1944 में इन्होंने अनशन शुरू किया। ठीक है, और 25 जुलाई 1944 तक इनका अनशन चला, 84 दिन तक। ठीक है, शुरू में ही 3 मई को ही मार रहे इसको, है 84 दिन तक। ठीक है भाई, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हो गया। एक और नारा था इनका, यदि गंगा हमें विभाजित करती, गंगा हमें अलग करती है तो हम गंगा को काट देंगे।
टिहरी रियासत को अलग किया जा रहा था। अंग्रेज़ों के द्वारा टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट में शामिल कर दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1935 ईस्वी के आसपास। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा था गंगा मतलब यहाँ पर इसके वक्तव्य में सुनो तो जरा, इसके नारे में यदि हमें गंगा अलग करती है तो हम गंगा को काट देंगे। गंगा किस नदी के लिए कहा था इसने? गंगा किस नदी के लिए कहा था? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी डिवाइड करती थी ना टिहरी रियासत को। ठीक है, गंगा नदी नहीं टिहरी रियासत को डिवाइड करती थी। अलकनंदा नदी के लिए कहा था गंगा इन्होंने। आई बात समझ में? यदि गंगा हमें अलग करती है तो हम गंगा को काट देंगे। किसने कहा था? श्रीदेव सुमन ने कहा था। और गंगा किस नदी के लिए कहा? अलकनंदा नदी के, अलकनंदा नदी के लिए। ठीक है, प्रमुख पेशा क्या था? पारिवारिक पेशा राजवेद का था। राजवेद थे इसके पिताजी हरिराम बड़ोनी। ठीक है, सुमन सौरभ इन्होंने पुस्तक लिखी 1937 में। सुमन सौरभ पुस्तक किसकी है? श्रीदेव सुमन की। तो 1946 में कैसे लिख देगा भाई? लिखो जरा। सुमन सौरभ पुस्तक इसने लिखी थी 1937 में। ठीक है, हो गया। यही है श्रीदेव सुमन की बात। 46 में लिखो 25 जुलाई 1946 को, 25 जुलाई 1946 को प्रथम बार सुमन दिवस मनाया था। जयंती नहीं होती। ठीक है, 25 जुलाई 1946 को, 44 में मरे और फिर 1946 में इनकी प्रथम बार सुमन दिवस मनाया था। इनकी पुण्यतिथि पर, इनकी पुण्यतिथि पर किसने मनाया था? पितृशरण रतुड़ी ने मनाया था ये दिवस। पितृशरण रतुड़ी ने मनाया था ये दिवस।